नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किरण और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये खास कार्यक्रम चक्रव्यूह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कौन कर रहा है आपसे धोखा, कौन डाल रहा है आपके सुनहरे सपनों पर डाका, कौन बुन रहा है आपके खिलाफ साजिश का वो जाल जो आपके लिए जंजाल बन रहा है। आपको क्यों नहीं मिल रहा है न्याय, कौन रच रहा है आपके खिलाफ चक्रव्यूह। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनके जरिए आपसे धोखाधड़ी हो रही है। इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में होगा सच का खुलासा और झूठ का पर्दाफाश। और आज अपने इस खास शो चक्रव्यूह में हम बात करेंगे उस सफेद चादर की जिसने दिल्ली एनसीआर को एक बार फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दिवाली के बाद ही जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं, हवा जहर में बदल जाती है और इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। डार्क रेड जोन में नोएडा और ग्रेटर नोएडा। कई बार AQI 400 पार। अस्पतालों में बढ़ी बच्चों और बुजुर्गों की भीड़। दिल्ली का प्रदूषण, एनसीआर का निकला दम। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी मशीनरी ग्रैब की बढ़ती स्टेज को रोक क्यों नहीं पा रही। सरकार बैठकें करती है, निर्देश जारी होते हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर क्यों वही रहती है। हमारी टीम की पड़ताल में कई राज खुले। सेंटर्स की खुली पोल। शुरुआत करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट से, जहां गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बनने की होड़ लगी है। सरकार कहती है कि प्रदूषण नियंत्रित करने का एक बड़ा तरीका है PUC सर्टिफिकेट, लेकिन इंडिया डेली की टीम ने जब PUC सेंटर्स का रियलिटी चेक किया तो खुलासा चौंकाने वाला था। सबसे पहले हमारे संवाददाता नोएडा सेक्टर 93 के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां प्रदूषण जांच केंद्र पर प्रदूषण की जांच करने वाली कर्मचारी से बातचीत में कई खुलासे हुए। सुनिए। अपनी गाड़ी का आप जो है पोल्यूशन चेक कराने आए हैं। मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि NCR में जिस समय हम लोग ग्रैब 3 में चल रहे हैं, तो क्या कारण क्या मानते हैं? अगर हम पूछें आपसे कि पोल्यूशन जो बढ़ रहा है लगातार, ग्रैब 1 फिर 2 फिर 3, हो सकता है कुछ दिनों में हम लोग अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो 4 तक पहुँच जाएंगे। तो क्या लगता है कि क्या कारण है मेन? बहुत सारे कारण हैं। कारण जैसे कि यहाँ जो खास करके जहाँ हम नोएडा में हैं, नोएडा में काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन साइटें चल रही हैं। जो पैमाना तय किया गया है अथॉरिटी की तरफ से, मुझे नहीं लगता कोई फॉलो करता है। डस्ट काफ़ी है नोएडा के अंदर में ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि डीजल गाड़ियाँ जो है इन पे भी रोक लगनी चाहिए, लेकिन वो तो CNG गाड़ियों की कहीं फिटनेस और कहीं देखिए यहाँ पे पोल्यूशन में CNG गाड़ियाँ क्या पोल्यूशन नहीं करती? CNG का मुझे आइडिया नहीं है सर। हाँ। CNG गाड़ी ना मेरे पास है, ना मेरे पास आइडिया है। मेरे पास डीजल गाड़ी है फिलहाल। धीरे धीरे तो खैर हट ही रहा है सारी चीज़ें। और मेरे ख्याल से हाइब्रिड कारें आ रही है आज की डेट में, उससे भी अपग्रेडेड अभी EV कारें आ रही हैं मार्केट में। अच्छा, जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं उसमें पावर बैकअप के लिए सारे जो जेनसेट हैं वो भी डीजल से ही तो चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे DG रेट्रोफिटिंग होना तो चाहिए, बट अभी तक किसी सोसाइटी में DG रेट्रोफिटिंग हुआ नहीं है। तो अभी सब तो डीजल से ही चल रहा है। सब कुछ डीजल से ही चलता है। DG रेट्रोफिटिंग होनी चाहिए, बट हुआ नहीं है मेरे ख्याल से मैक्सिमम सोसाइटीज़ में।
बाकी आप लोग सर्वे करें तो आप लोग बेहतर समझते होंगे चीज़ों को और जानते भी होंगे। धुआं छोड़ने वाले वाहनों को भी सर्टिफिकेट, बिना तकनीकी जानकारी वाले कर्मचारी, बिना पॉल्यूशन चेक किए गाड़ियों की एंट्री, धड़ल्ले से सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। इस समय हम लोग सेक्टर 93 के पास ये एक देखिए प्रदूषण जांच केंद्र पर हैं। यहाँ पे जो टेक्नीशियन है जो पोल्यूशन चेक कर रहे हैं गाड़ियों के, उनसे अभी हमने बात की कि भाई कितना पढ़े हो और क्या कोई टेक्निकल कोई ट्रेनिंग दी गई है कि आप पोल्यूशन चेक कर पाते हो, कि कैसे चेक करते हैं। तो उसने कहा कि वो कंप्यूटर में एक सिस्टम फीड है, हमें खाली गाड़ी का नंबर भरना होता है, आरसी का नंबर भरना होता है और मोबाइल नंबर भरना होता है, और ख़ुद वो केवल 12th पास बता रहा है, 12th पास। अब वो 12th पास है या नहीं है उसके बारे में वो ज़्यादा जानकारी भी नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि उसने अपने मालिक से फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पोल्यूशन चेक कर रहे हैं गाड़ियों का, ये देख रहे हैं कि ये पोल्यूशन कर रही कि नहीं, इनको सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए या नहीं जारी होनी चाहिए। तो इन सेंटर्स पे जो ये पीयूसी बने हुए हैं सेंटर्स, इनका जो टेक्नीशियन है क्या उसकी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए? क्या वो केवल 10th और 12th पास होना चाहिए? अगर ऐसे वो लोग सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं तो क्या केवल खाना पूर्ति नहीं हो रही है कि सर्टिफिकेट है लोगों के पास, लेकिन वास्तव में वो गाड़ियाँ प्रदूषण फैला रही हैं या नहीं फैला रही हैं, ये चेक करने का इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। इनके पास केवल कंप्यूटर में कुछ डेटा फीड किया और फीड करने के बाद एक सर्टिफिकेट निकाल दिया और अपना पैसा ले लिया। इनको इससे कोई लेना देना नहीं कि प्रदूषण फैल रहा है नहीं फैल रहा है। तो परिवहन विभाग को चाहिए कि जो इन सेंटर्स पे लोग बैठ रहे हैं, कम से कम उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनको जानकारी होनी चाहिए कि अगर पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ियां प्रदूषण फैला रही हैं, तो उन गाड़ियों को कम से कम सर्टिफिकेट जारी ना किया जाए। इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ संतोष पाठक, नोएडा। ये तस्वीर बताती है कि सरकार का पीयूसी सिस्टम फेल है। सरकारी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तभी तो सड़क पर दौड़ रही हजारों गाड़ियां भी हवा को जहर बना रही हैं। वायु प्रदूषण ज़्यादा हो गया, जिससे धुंध बढ़ी है और इसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो लोग सड़क सुरक्षा नियमों का जो भी है वो प्रॉपर अनुपालन करें। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके लिए परिवहन विभाग क्या कर रहा है, तो परिवहन विभाग जो भी BS 3 से नीचे की गाड़ियाँ हैं, BS 4 जो भी अलाउ किया गया है ग्रेब द्वारा, उसका अच्छा सा अनुपालन कर रहा है। इसी के क्रम में आप को मुझे अवगत कराना है कि 799 गाड़ियों का चालान किया गया है, जिसमें से 467 गाड़ियां बंद हुई हैं। उनसे लगभग 19.5 लाख का जुर्माना वसूला गया है और ये कार्रवाई निरंतर कैरी करती रहेगी कि कोई भी प्रदूषण केंद्र स्थापित करने के लिए एक प्रॉपर जो चौड़ी सड़क के किनारे होना चाहिए, उस पर एक प्रॉपर उनका सेटअप होना चाहिए और सेटअप के साथ उसमें जैसे उनके प्रिंटर हैं, मशीन है, ये सारी चीज़ें हैं, वो हम आपको पूरा जो एमओ है वो आपको उपलब्ध करा देते हैं। ये मानक के अनुरूप 10 साल के से ऊपर के गाड़ी हैं और जो डीजल हैं, 15 साल के जो ऊपर पेट्रोल हैं, ये मानक के विपरीत हैं। ये चाहे 1 किलोमीटर चले हों चाहे 1000 किलोमीटर चले हों, ये गाड़ियां शहर से बाहर की जा रही हैं। इनके पंजीयन डिलीशन की कार्रवाई की जा रही है। ये गाड़ियां ऑटोमेटिक लॉक हैं। परिवहन विभाग द्वारा इनका कोई, प्रमुख गौतम बुद्ध नगर द्वारा इन गाड़ियों पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा। लगभग 1 लाख के वाहन ऐसे हैं जो माने BS 3 और 10 साल पुराने, 15 साल पुराने वाले, इनके डिलीशन और हटाने की कार्रवाई जोरों पर। जहरीली हवा, NCR की घुटन।
दीपावली के बाद एनसीआर का मौसम दो चीजें साथ लेकर आता है, सर्दी और जहरीली हवा। और इस बार हालात ऐसे हैं कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। करीब 454 AQI के साथ ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। नोएडा, गाजियाबाद सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने की दौड़ में हैं, लेकिन ये दौड़ जिंदगी छोटी कर रही है। हर साल दुनिया में लगभग 70 लाख लोग प्रदूषण के कारण समय से पहले मर जाते हैं। इनमें से 40 लाख मौतें सिर्फ गंदी हवा में सांस लेने से होती हैं। भारत में अकेले 16 से 17 लाख मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी बताई जाती हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि एनसीआर की ये जहरीली चादर धीरे धीरे मौत की चादर बनती जा रही है। बढ़ता जा रहा है ग्रैप, रोक नहीं पा रही मशीनरी, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। सरकार इस प्लान को लागू करती है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, लेकिन सवाल यह है कि ग्रैप बढ़कर स्टेज 3 तक कैसे पहुंच जाता है। बैठकों, निर्देशों, मॉनिटरिंग टीमों के बावजूद हालात काबू में क्यों नहीं आए? स्थानीय प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नियम सिर्फ कागजों में दिखते हैं, जमीन पर नहीं। ग्रैप के तहत निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन एनसीआर में तमाम जगह कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से जारी है। कहीं चोरी छिपे तो कहीं खुलेआम। धूल, मलबा और मशीनें सब मिलकर हवा में ऐसा जहर घोल रहे हैं जो पूरी दिल्ली एनसीआर के फेफड़ों में जहर इकट्ठा कर रहा है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए जो साफ तौर पर ग्रैप के नियमों की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। नोएडा में पॉल्यूशन लेवल खतरनाक स्तर पर है, लोगों की सांसों पर संकट बनाया है, लेकिन क्रशरों से अवैध पत्थर पिसाई नहीं रुक रही है। पॉल्यूशन फैलाने में इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जो साफ तौर पर इन तस्वीरों से पता चल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती और क्या जिले के खनन विभाग को इसकी जानकारी नहीं? अगर नहीं है तो हम बताते हैं। नोएडा सेक्टर 165 के पास दल्लूपुरा गांव में कई एकड़ जमीन पर धड़ल्ले से अवैध पत्थर क्रशर चल रहे हैं, जिन्हें इस वक्त रोका जाना बेहद जरूरी है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में ये हर साल शीतकालीन मौसम में समस्या हो जाती है, क्योंकि हवाओं में सर्द हो जाती हैं, जो पोल्यूशन है वो एस्केप नहीं कर पाता है और विंड की जो वेलोसिटी है वो भी इस समय डाउन हो जाती है। तो जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है, ये दिक्कत दिल्ली एनसीआर में होती है, जिसके लिए CAQM दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं और उनके द्वारा ग्रैप की विभिन्न चरणों पे उनका पालन करवाया जाता है। तो उसमें जो भी विभागों को जो भी संबंधित दायित्व दिए गए हैं उनका पालन कराया जाता है। नहीं, जैसे इस समय आपने क्या क्या रोक लगा रखी होगी? जैसे कंस्ट्रक्शन, जैसे इस समय ग्रैप 3 में कंस्ट्रक्शंस पे रोक लगी हुई है। इंडस्ट्रीज पे तो खैर हमेशा ही जो उनके मानक है उनका सख्ती से पालन कराया जाता है। और एनसीआर में जितने भी उद्योग हैं उनको ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फ्यूल चलाने से रोक परमानेंट लगी हुई है। उनके द्वारा गैस है, बायोमास है, इन्हीं पर ही ऑपरेशन करा जाता है, जिनकी हम लोग समय समय पर नियमित जाँच करते हैं और दोषी उद्योगों पर कार्रवाई करते हैं। तो जो ये सोसाइटीज में जो जनरेटर लगे हुए हैं जो कि डीजल से चल रहे हैं अधिकतर, तो क्या उस पर भी कुछ आप लोगों ने जांच की है या रोक लगाई हुई? इसमें CAQM का एक डायरेक्शन है, संख्या मुझे अभी इस समय ध्यान नहीं है। उसके तहत इनको सभी को जो है डुअल किट या RECD पे कन्वर्जन कराया जाना है और CAQM की टीम लगातार घूमती है और जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पे कार्रवाई के लिए हम लोग को भेजती है और हमारे स्तर से उन पे कार्रवाई करी जाती है। तो अगर हम पूछें ग्रैप 1 से और ग्रैप 3 में जी दौरान कितने लोगों पे कार्रवाई हुई होगी? ऐसी संख्या मैं आपको सूचीबद्ध करके दे दूंगा। वैसे लगभग करीब 150 लोगों पे कार्रवाई हुई है। मतलब जो लोग पोल्यूशन मतलब जो विभिन्न जैसे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज में जो दोषी पाए जाते हैं, जो उद्योग दोषी पाए जाते हैं या कहीं पर इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, तो उन पे कार्रवाई करी जाती है। तो सर ग्रैप 1 से अगर हम लोग ग्रैप 3 में न पहुंचे जी, इसके लिए पोल्यूशन विभाग ने मतलब क्या मेहनत की या क्या प्रक्रिया अपनाई? नहीं, देखिए ये पूरे दिल्ली एनसीआर की समस्या है, कोई ये यूपी की समस्या नहीं है। सभी तरफ होता है और इसके लिए CAQM सतत कार्य करते हैं, उनके दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। उनके दिशा निर्देश और जो भी हमारे नियमों में सूचित कार्रवाइयाँ हैं हम लोग के द्वारा निरंतर करी जाती हैं। लेकिन अभी कई बार आपने आंकड़े देखे होंगे जी कि ग्रेटर नोएडा भारत में मतलब सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। हाँ बिल्कुल है। जैसे हम आज की बात करें तो ग्रेटर नोएडा कम है, नोएडा ज़्यादा है।
कल ग्रेटर नोएडा ज़्यादा था, नोएडा कम है। ये तो मेरे ख्याल से विंड की स्पीड और डायरेक्शन के अनुसार इसका निर्धारण होता है। कल इसी संबंध में जो CAQM के वरिष्ठ अधिकारी और चीफ सेक्रेटरी द्वारा एक संयुक्त VC भी करी गई थी, जिसमें सभी जिलाधिकारी और अन्य सभी सक्षम अधिकारियों को जोड़ करके और इसकी प्रभावी समीक्षा करी गई थी। तो अभी सर कुछ और क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम ग्रैब 4 में न पहुंचे? देखिए, जो CAQM द्वारा लेट डाउन गाइडलाइंस हैं उनका अक्षरशः पालन कराया जा रहा है और इसमें सभी विभागों को अपनी कार्रवाई करनी होती है। जैसे पुलिस को ट्रैफिक कंजेशन रोकने से संबंधित करना होता है, अथॉरिटीज़ को जो है जो रोड डस्ट वाटर स्प्रिंकलिंग है उसकी कार्रवाई करनी होती है, हमें उद्योगों पे प्रभावी नियंत्रण करना होता है, CND एक्टिविटीज़ को देखना होता है। सभी विभागों द्वारा कार्रवाई करी जाती है, लेकिन फिर भी ये दिक्कत मौसम के जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर डाउन होता है ये दिक्कत बढ़ती है। ये दिक्कत का प्रमुख कारण प्रदूषण के साथ साथ मौसम भी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नोएडा जैसे बड़े शहरों की गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले लोगों का हाल क्या है। देखिए, डेवलपमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें तो बना दी गई, लेकिन इन इमारतों में इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के नाम पे इस्तेमाल होने वाली डीजल जनरेटर कैसा प्रदूषण फैलाता है, भला ये किससे छिपा हुआ है। इन हाई सोसाइटीज के डीजल जनरेटर का जो धुआं है वो बुरी तरह से माहौल को बिगाड़ रहा है और रात हो या फिर दिन, बिजली जाते ही जनरेटर धड़धड़ाते लगते हैं और हवा में एक काली सी धूल की चादर उड़ाने लगते हैं। डीजल जनरेटर का जानलेवा धुआं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटीज में 80% पावर बैकअप अभी भी डीजल जनरेटर से होता है। बिजली जाते ही घंटों तक जेनसेट चलाए जाते हैं। एक जेनसेट का धुआं सैकड़ों वाहनों के धुएं के बराबर बताया जाता है। इस समय हम लोग इको विलेज 1 सोसाइटी ग्रेटर नोएडा में खड़े हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ये जनरेटर लगा हुआ है जो पावर बैकअप बिल्डर की तरफ से और इनकी मेंटेनेंस कंपनी की तरफ से दिया जाता है। लेकिन ये आपको देख कर के हैरानी होगी कि तमाम सरकारी बंदिशों के बावजूद ये डीजल से चलता है और इसमें कहीं कोई चिमनी नहीं है। मतलब जब ये चलता है, देखिए डीजल के ड्रम भी रखे हुए हैं और जबकि बार बार अथॉरिटी और पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जेनसेट जो है वो CNG से चले और अगर डीजल से मजबूरी में कहीं चलाना भी है तो इन पे पाइप लगे होने चाहिए जो मतलब थोड़ा ऊपर जा कर के, जिससे कि पोल्यूशन नीचे ना फैले। और यहीं आसपास के जो लोग रह रहे हैं वो इससे लगातार बहुत त्रस्त भी हैं। यहीं के सामने देखिए F1 टावर है, F1 टावर के निवासी हमारे साथ में है। सर, क्या नाम है और किस फ्लैट में रहते हैं और क्या समस्या है जब जनरेटर ये चलता है तो क्या समस्या है? F1 टावर में राजकुमार पांडे हूँ। सीधे मेरा सेकंड बिल्कुल DG सेट के सामने मेरा फ्लैट है, फ्लैट नंबर 202। लंबे लंबे समय के लिए यहाँ लाइट जाती है, तब ये DG जो धुआं स्टीम इंजन की तरह फूंकता है सीधे हमारे फ्लैट के सामने वाले जितने फ्लैट है सब में आता है। हम लोग असमर्थ हैं, मतलब हम लोग खोल ही नहीं सकते, पूरा खिड़की दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, नहीं तो धुआं सीधे हमारे यहाँ घुसेगा। वैसे ही पॉल्यूशन दिल्ली NCR में बहुत है, ये हमारे लिए एडिशनल एक वो है। इनको कई बार बोला गया है कि ये CNG लगवा लें, CNG नो पॉल्यूशन है, जैसा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस जरूर होंगी, लेकिन पता नहीं इस कॉलोनी में इस तरह के 6-7 लोग हैं, इस तरह के 6-7 जनरेटर हैं, क्यों ये धुएं वाला लगा रखा है, क्यों इसको चिमनी में नहीं कन्वर्ट किया गया आज तक, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं। पॉल्यूशन इतना है कि मतलब आंखों में जलन होती है और आप जनरेटर का कंडीशन देख सकते हैं, 6-7 जनरेटर इस तरह के हैं। हालात ये हैं कि हॉर्टिकल्चर भी यहाँ का ऐसा है कि पानी वानी तक नहीं दिया जाता है, पेड़ पौधे सब सूखने के कगार पे रहते हैं हमेशा। तो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबके लिए सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है आए दिन। आंखों में जलन, से सांस लेने में प्रॉब्लम, सबको पता है, लेकिन मेंटेनेंस आंधी है, वो देखकर भी अनदेखा कर देती है चीज़ों को। मेंटेनेंस को कई सालों से कई सुझाव दिए गए हैं। एक तो इसको रेंटल ना करके CNG का परचेज कर लिया जाए, जो हम रेंटल देते हैं उसके बदले में CNG की EMI दे दिया जाए, हमारा एसेट भी बन जाएगा नंबर 1।
नंबर 2, इसमें जब तक नहीं होता है चिमनी लगाई जाए। इसका एक प्रोसीजर होता है कि धुआं पब्लिक में ना आए, नहीं किया गया। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, बार बार हमने कई सालों से हमने अपनी मेंटेनेंस को दिया है, अपने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है जो सुपरवाइज करते हैं उनको भी दिया है, कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। एनसीआर में हर साल प्रदूषण बढ़ता है और हर साल ग्रैप लागू होता है, लेकिन हवा में मौजूद इस जहर को रोकना सिर्फ सरकार का काम नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी भी है। प्लास्टिक जलाना, कूड़ा खुले में फेंकना, कंस्ट्रक्शन की धूल, पीयूसी बिना चेक करवाए गाड़ी चलाना, ये सब ऐसा काम है जो आम लोग रोज करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि एनसीआर में हवा खराब है। WHO कहता है कि हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए सही हवा नहीं मिल रही। आज दिल्ली एनसीआर के लोग भी उसी खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। यहाँ की समस्याएं बहुत दूर हो चुकी हैं, दिन ब दिन बहुत बद से बदतर होती आ रही है। जैसा बताया कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, सालों से प्रतिक्रिया चल रहा है कि करेंगे, कोई सुनवाई नहीं है। दिन ब दिन देखते आ रहे हैं कि ये धुआं बढ़ता जा रहा है, आंखों में बच्चे निकलने में असमर्थ हैं, बूढ़े बुजुर्ग खांसी में लिप्त हैं, कोई भी 20 से सुझाव नहीं है, कुछ पे आश्वासन नहीं है कब तक क्या होगा, ना इसको चेंज किया जा रहा। और ऐसा एक नहीं है, ऐसे हर जगह 5-6 सोसाइटी लगे हुए हैं, हर जगह पूरी सोसाइटी में यही माहौल है। सर अगर पूछा जाए कि लगभग दिन भर में कितनी बार जनरेटर और कितनी देर के लिए चलता होगा, एक आइडिया? मेरा नाम विजय सिंह है, मैं फ्रंट टावर में ही रहता हूँ। ये कभी कभी जब लाइट चली जाती है तो 16 घंटे तक जनरेटर कंटिन्यू चलता रहता है। और देखो कितना पोल्यूशन ये फेंकता है, इससे जो है बहुत परेशानी होती है। हम लोग, मैं 76 ईयर्स का हूँ, अब प्रॉब्लम तो होती ही होती है ना, ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस समय जैसे ग्रैप 3 लगा हुआ है तो उसके बाद भी ये चलता है? ग्रेविटी आई, YG आई, ग्रैप 3 जैसे पोल्यूशन का एक, उसके बाद भी ये चल रहा है। आप देखो, एक इसका वाइब्रेशन भी एक इशू है, तीसरा इशू स्मोक और नॉइस के बाद इसके वाइब्रेशन से हमारे जो टावर्स हैं इसके पिलर्स में क्रैक्स आए हुए हैं, वो भी दिखाया गया, उस पर भी कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरा मानना है कि ये CNG आ जाए या दूसरा आ जाए तो शायद वो इतनी वाइब्रेशन वाला ना हो जो टावर की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को अफेक्ट करे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि अस्पतालों में सांस और फेफड़ों से जुड़े मरीजों का अंबार लग गया है। हर साल सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बिगड़ जाता है और इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं है। धुंध और धुएं की मोटी परत आसमान पर छाई हुई है, जिससे दूर तक विजिबिलिटी कम हो गई है। तरह तरह की परेशानियां होने लगी हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इस वक्त दिल्ली और एनसीआर के लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है, वरना वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ये सुनिए। देखिए, जैसे ही शीत ऋतु शुरू होती है, ज़्यादातर हर साल ही हमारे इस एनसीआर जोन में एक्टिविटीज़ भी बहुत हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी हैं और ट्रैफिक भी बहुत है। तो इस कारण से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ये देर तक हमारे वातावरण में रहता है और जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, डेंजरस मैटर होते हैं, डस्ट एंड ऑल हार्मफुल एलिमेंट्स, वो हमारे नोज़, थ्रोट एंड आई को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। और ये अगर काफ़ी देर तक हम इस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो फिर हमारे लंग्स को भी प्रभावित करते हैं, और जिनको प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ और कार्डियक डिजीज़ होती हैं उनको हार्ट अटैक आने का भी खतरा रहता है। और ब्रोंकाइटिस एंड COPD एंड अदर लंग डिजीज़ भी इसमें काफ़ी बढ़ जाती है। मैंने इसके पीछे कारण क्या मानते होंगे? मतलब ये पोल्यूशन इस समय फैलता है तो उसके पीछे मेन कारण क्या है? मेन कारण तो क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी एक तो बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो जो भी हमारे हैजार्डस एमिशंस हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ से और ट्रैफिक से और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से, तो उससे पोल्यूशन बढ़ता है। और हमारे यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया भी काफ़ी है, तो इंडस्ट्रीज से भी काफ़ी पोल्यूशन बढ़ता है।
तो सुना आपने, खुद एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि नोएडा और आसपास के इलाके अब डार्क रेड जोन में बदल गए हैं। ज्यादातर इलाकों में AQI 450 के पार चल रहा है। नोएडा के अलावा गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे महानगरों में भी सांसों पर संकट बरकरार है। फेफड़ों में सूजन, अस्थमा के दौरे, हृदय रोग और यहां तक कि फेफड़ों का कैंसर जैसी बीमारियों की संख्या बढ़ रही है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? वो कौन लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे? सरकार बैठकों में लगी है, प्रशासन निर्देश दे रहा है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम जाग जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ हवा नहीं, ये हमारी अगली पीढ़ी की जिंदगी का सवाल है। पूरे NCR में धुंध की एक चादर सी लपेटी हुई है। ये कोहरा नहीं, ये पोल्यूशन है और इसी वजह से, पोल्यूशन की वजह से ही ग्रैब 3 इस समय लागू है और तमाम बंदिशें भी हैं कि कंस्ट्रक्शन ना हो और जो डीजल की गाड़ियां जिसमें धुआं बहुत निकल रहा हो वो न चलाई जाएं। लेकिन ऐसा तमाम कोई बंदिश सड़कों पर दिख नहीं रही है। और एक सबसे बड़ी बात और है, जो भी एक पर्यावरणविद से मेरी बात हुई तो उनका कहना था जो नोएडा में खुले नाले हैं वो भी एक पोल्यूशन के लिए बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये खुले नालों में जब इस समय मौसम में नमी रहती है तो जो नालों से गैस बन रही है, और देखिए इसमें आप नाले में देख सकते हैं बुझबुझाते हुए, ये बरसात का पानी नहीं है, जो अंदर गैस बन रही है उसकी वजह से इसमें ये बुलबुले से उठ रहे हैं और ये फूट रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्गंध भी है, महक भी है। तो ये जब मौसम शुष्क नहीं होता है, नमी होती है इसमें, तो ये गैसें ऊपर उठ नहीं पाती और इसी एटमॉस्फेयर में नीचे ही की लेवल में ये यहीं पर रह जाती हैं, जिसकी वजह से भी पोल्यूशन बहुत तेज़ी से फैलता है। और पर्यावरणविदों का ये भी कहना है कि नोएडा अथॉरिटी को और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को जो ये बड़े बड़े नाले हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियों का, तमाम फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल है, प्रदूषित सामान है, वो सभी कुछ इन नालों में, अधिकतर नालों में बहा दिया जाता है। नाले के बगल में, मतलब अभी इन लोगों से हमारी बात भी, तो इनका भी कहना था कि जो हमारे AC हैं वो भी जो है मुश्किल से 4 साल 3 साल में बोल जाते हैं इन गैसों की वजह से। सोचिए कि जब लोहे की पाइपें जो AC में लगी हुई हैं, अगर वो इन गैसों को नहीं झेल पा रही हैं तो मनुष्य की जो श्वास नली है, जो फेफड़े हैं, उनको कितना नुकसान पहुंचता होगा। इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ संतोष पाठक, नोएडा।